वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का हमारा नया टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, मैन्युफैक्चरिंग मींस जितनी भी डेली यूज़ की चीज़ें हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ें लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ें जो है इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं। यही जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लार्ज स्केल के ऊपर उनको तैयार करती हैं। और इनमें जो ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल्स हैं वो एग्रीकल्चर से लिए जाते हैं। तो इन्हीं रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग कर बहुत सी चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो इस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो डेली यूज़ की बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि जो कागज़ हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं वो लकड़ी के पल्प से बनता है। चीनी गन्ने से, आयरन और स्टील, आयरन और से, एल्युमिनियम बॉक्साइड से निकलता है, जिसके बारे में हमने पीछे वाले टॉपिक में मिनरल एनर्जी सोर्सेज वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर जो फैक्ट्री मेड होते हैं, जैसे नायलन, पॉलिस्टर, जैसे बहुत सारे जो अपरेल्स हैं, मी जो जीन्स और टी शर्ट्स बनती हैं, आदि जो है फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ही बनते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स प्राइमरी मटेरियल्स को, मी जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका यूज़ करके मशीनों के द्वारा फिनिश गुड्स तैयार करते हैं। इसलिए जो वर्कर्स स्टील फैक्ट्रीज़, कार, ब्रीवरीज, मी जो शराब की दुकानें हैं, जो शराब की फैक्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, बेकरीज़ हैं, आदि में काम करते हैं, उनको सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम सेकेंडरी सेक्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उस देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। मीन्स जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, उतना ज़्यादा सामान को बाहर जो है एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो उस देश की इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का किसी देश की इकोनॉमी में क्या इम्पोर्टेंस है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के साथ साथ एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी बढ़ाती है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो वेस्ट इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल जैसे कि धान है, गेहूँ है, उनकी प्रोसेसिंग के लिए जो इंडस्ट्री लगाई जाती है, जैसे सेलर है, फ्लोर मिल है, उनमें जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इसके साथ साथ जो एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री हैं जो कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बनाती हैं, जैसे कि ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, टिलर्स है। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र बनाती हैं इंडस्ट्रीज खेती के लिए, केमिकल जो फर्टिलाइज़र है, इससे जो है एग्रीकल्चर जो है मॉडर्नाइज होता है और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से ही देश में गरीबी और बेरोजगारी ख़त्म हो सकती है। मीन जितना टेक्निकल वर्क लोगों को मिलेगा फैक्ट्रीज़ में, उतने ही ज़्यादा लोग जो है इकोनॉमिकली डेवलप होंगे। इसी कारण देश में पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ और जॉइंट वेंचर इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया गया है। मीन्स गवर्नमेंट एंटरप्राइज़ के अंडर और जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज़ है उसमें इसका जो है कंट्रीब्यूशन रहा है। और इसने ज़्यादातर जो ट्राइबल है और बैकवर्ड एरिया है उसमें लोगों को इकोनॉमिकली जो है स्ट्रेंथन किया है। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट से, ट्रेड और कॉमर्स बढ़ने से जो जो जीडीपी है वो ग्रो करती है। नेक्स्ट, वो देश जो अपने रॉ मटेरियल्स को वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश गुड्स में तैयार करने की कैपेबिलिटी रखते हैं वो इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करते हैं। इसलिए हमें भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डेवलप करना होगा ताकि देश की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको सुधारा जा सके। तो इस तरह से हमने देखा कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। उदाहरण के लिए हमने पीछे पढ़ लिया कि एग्रो इंडस्ट्रीज़ ने देश में एग्रीकल्चर को बढ़ाया है, इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाकर। इसके अलावा कुछ एग्रो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड करती हैं, जबकि दूसरी एग्रो इंडस्ट्रीज किसानों को ट्रैक्टर्स, टिलर्स, रोटावेटर, प्लास्टिक और पीवीसी पाइप्स, मशीन्स और टूल्स आदि फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ने एग्रीकल्चर को सहारा ही नहीं दिया है, बल्कि साथ में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी बढ़ाया है। आज का जो ग्लोबलाइजेशन का युग है, सेल्फ डिपेंडेंट होना ही काफ़ी नहीं है। मैन्युफैक्चर गुड्स क्वालिटी के मामले में इंटरनेशनल लेवल पे compete करने वाले होने चाहिए, तभी जो है हम जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो वर्ल्ड ट्रेड है उसमें compete कर पाएंगे। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। किस तरह से इंडस्ट्री ने नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है। पिछले 2 दशकों से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्री की 70% फीसदी हो गया है टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के
27% में माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस का जो परसेंटेज है वो 10% रहा है। ये परसेंटेज ईस्ट एशियन इकोनॉमी के मुकाबले बेहद कम है, जो कि 25 से 35% है। पिछले दशक से मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेंड प्रति वर्ष 7% रहा है। अगले दशक में ये 12% की उम्मीद रखी जा रही है। 2003 से मैन्युफैक्चरिंग की जो दर है 9 से 10% प्रति वर्ष रही है। अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन से इसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसको प्रमोट करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई, इसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग कम्पेटिटिवनेस काउंसिल। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल लोकेशन। जैसा कि हम लो क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन, रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी, लेबर, कैपिटल मींस कितना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, पावर और मार्केट आदि पे डिपेंड करता है। लेकिन सब फैक्टर्स को एक जगह पे मौजूद रहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इन्हीं आइडल प्लेसेस में लगाया जाता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होने से जो जो शहरीकरण है वो बढ़ता है, इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन मीन्स जो शहरीकरण है वो साथ साथ चलते हैं। शहर में मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स और फाइनेंशियल एडवाइस भी मिल जाती है। कई बार बहुत सी इंडस्ट्रीज़ अर्बन सेंटर्स में एग्लोमिरेशन इकोनॉमीज़ का यूज़ करती हैं, जो कि शहरों के द्वारा ऑफर की जाती हैं। एज ए यूनिट जो है ये मिलकर वर्क करती हैं, ताकि जो मल्टी वेस्ट डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं एग्लोमिरेशन इकोनॉमी की। रेफर्स टू द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द फर्म्स एंड पीपल व्हेन दे came together to make use of advantage offered by the urban cities that prove useful to them। मीन्स एक शहर में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सर्विसेज जो हैं उनको जो है दो कंपनीज़ के द्वारा मिलकर, जब बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज उनके द्वारा मिलकर जो है पूरा किया जाता है, जिसको हम कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़। तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ओवरसी ट्रेड के द्वारा कारण, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, जैसे हिस्ट्री में आपने पढ़ा है ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई आदि में लगाए गए थे। एज ए रिजल्ट इंडस्ट्रियल डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स के साथ ये बढ़ने लगे और एग्रीकल्चर रूरल हिंटरलैंड विकसित हुए। मीन्स जो मुंबई में बेस्ड जो कॉटन मिल्स थी, उनके साथ जो महाराष्ट्र में जो एग्रीकल्चर वेस्ट लैंड थी जहाँ पे कॉटन उगाया जाता था, वो जो है डेवलप होने लगे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस ग्राफ में कि किस तरह से जो है एक इंडस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है। तो इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल जो है यूज़ किए जाते हैं एज ए कंपोनेंट पार्ट। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मीन्स किन फैक्टर्स के ऊपर जो है प्रोडक्शन डिपेंड करती है। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रीनर में कितना पैसा लगा रहे हैं, कौन कौन से लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद जो फिनिश्ड गुड्स है उसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है, फैक्ट्री कैसी है, और आउटपुट प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स की आउटपुट क्या है, ट्रांसपोर्ट, उसके बाद फिर इसको मार्केट में ले जाया जाता है और फाइनली जो है बेनिफिट जो है शेयर किया जाता है फैक्ट्री में। फैक्ट्री की लोकेशन डिपेंड करती है रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी पर, जैसे हमने पीछे पढ़ लिया, लेबर एंड ट्रांसपोर्ट पर। तो ये एक कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आइडियल लोकेशन देते हैं एक इंडस्ट्री की। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट। मीन जहाँ पे कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जा रही है वहाँ पे रॉ मटेरियल्स की जो कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, इसके अलावा कितनी जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कितनी है। डिसीजन टू लोकेट इंडस्ट्री एट साइट, डिसीजन जो है वो किस तरह से लिया गया है। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को किस तरह से जो है फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो किस तरह से हम जो है इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज़। रॉ मटेरियल्स के बेसिस के ऊपर कौन कौन सी इंडस्ट्री हैं, जैसे कि एग्रो वेस्ट, मेनली जो एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री है, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल सेक्टर। नेक्स्ट है मिनरल वेस्ट, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल एट्सेट्रा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। तो बेसिक और की इंडस्ट्री जो कि अपने प्रोडक्ट को एज ए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं दूसरी इंडस्ट्रीज़ को, ताकि उससे दूसरी चीज़ें बनाई जा सके, जैसे कि आयरन और स्टील। आयरन और स्टील जो है एज ए रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग कर उसको जो है फर्दर जो है बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं,
एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो है बनाए जाते हैं आयरन और स्टील का यूज़ करके। इसके अलावा जिस कॉपर स्मेल्टिंग की जाती है ताकि फर्दर जो है कॉपर का यूज़ जो है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में किया जा सके। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग एट्सेट्रा। नेक्स्ट कंज्यूमर इंडस्ट्री जो कि कंज्यूमर के यूज़ के लिए चीज़ें बनाती है, जैसे कि शुगर है, टूथपेस्ट है, पेपर है, स्विंग मशीन्स है, फैंस एक्सेट्रा। तो ये कुछ बेसिक और की इंडस्ट्री हैं जो कि इस तरह से वर्क करती हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मीन्स कितना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। वो इंडस्ट्री जिसमें 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है, जबकि दूसरे 1 करोड़ से ऊपर वाले इन्वेस्टमेंट वाली इंडस्ट्री को लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। तो ये आगे बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसमें पब्लिक सेक्टर ओन्ड और ऑपरेटेड इंडस्ट्री शामिल हैं जिसको गवर्नमेंटल एजेंसीज़ के द्वारा चलाया जाता है। मीन जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है गवर्नमेंट एंटरप्राइज के अंडर आती हैं, जैसे वेल है, सेल है आदि। नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को रन किया जाता है इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के, जैसे कि टाटा ग्रुप है, टिस्को जिसको हम कहते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बजाज ऑटो लिमिटेड, टावर इंडस्ट्री सेक्टर। नेक्स्ट जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री जिसको जॉइंटली रन किया जाता है स्टेट और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मीन स्टेट और जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है उनके द्वारा रन किया जाता है, फॉर एग्जांपल ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट कॉर्पोरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री की ओनरशिप रॉ मटेरियल्स के प्रोड्यूसर या सप्लायर्स के द्वारा होती है, मीन एक जो रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करने वाले हैं और जो दूसरे प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो इस दोनों की कोऑपरेटिव जो एंटरप्राइज है उनके द्वारा होती है। इसमें जो बेनिफिट्स और लॉस दोनों को आपस में शेयर किया जाता है। तो जैसे कि शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, क्वार इंडस्ट्री इन केरला, इसके कुछ एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है वेस्ट ऑन द वर्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, मींस वेट के ऊपर, रॉ मटेरियल्स के वेस्ट के ऊपर जो है कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हम जो है कैटेगराइज करते हैं। हैवी इंडस्ट्री जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री जो कि यूज़ करती हैं लाइट रॉ मटेरियल्स और को प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि लाइट गुड, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़, ये सब इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल्स आदि इंडस्ट्री जो है एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री देश की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का 14% प्रोड्यूस करती हैं और खेती के बाद यह सबसे ज़्यादा लगभग 35 मिलियन लोगों को रोज़गार देता है और विदेशी निवेश का 24.6% पैदा करता है। जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 4% है। ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कि सेल्फ रिलायंट मानी जाती है। तो इस टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।